हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बढ़ते हुए क्रम में आज हम लोग राज्य के नीति निदेशक तत्व देखेंगे, जिसको कि DPSP के नाम से भी जाना जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यह क्या है? तो यह राज्य के शासन के लिए आधार प्रदान करता है। जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो बहुत सारे तत्व ऐसे थे जिनको कि मौलिक अधिकार में रखने की बात आई थी, और बहुत सारे ऐसे थे जो कि उस वक्त लागू नहीं किया जा सकता था। तो इनको मौलिक अधिकार 1 और मौलिक अधिकार 2 करके नहीं रखा गया, बल्कि मौलिक अधिकार और दूसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकार से इस प्रकार भिन्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को सरकार अपने हिसाब से लागू कर सकती है, जबकि मौलिक अधिकार स्वतः ही लागू होते हैं। इसको भारत के संविधान के भाग 4 में रखा गया है। भाग 2 नागरिकता हम लोग पढ़ चुके हैं, भाग 3 मौलिक अधिकार पढ़ चुके हैं, और आज हम लोग भाग 4 को देखेंगे, जिसमें कि नीति निर्देशक तत्व है। और यह अनुच्छेद 36 से 51 तक है, और इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 और आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये तीनों ही ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उद्देश्य क्या था, किस लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल किया गया? तो सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, इसलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भारत के संविधान में डाला गया। इसका उद्देश्य था कि सामाजिक और आर्थिक रूप से हमारा देश और लोकतांत्रिक बने और लोक कल्याणकारी राज्य अर्थात लोगों का जीवन स्तर में ऊपर उठे। तो आइए एक एक करके हम लोग अनुच्छेद देखते हैं। तो अनुच्छेद 36 देखते हैं। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। जब हम लोग मौलिक अधिकार पढ़े थे तो उसमें देखे थे कि अनुच्छेद 12 जो था उसमें राज्य की परिभाषा थी, वही चीजें यहाँ पे भी राज्य की परिभाषा, अर्थात इसके अंदर कौन कौन आएंगे? तो सांसद आएंगे, विधानमंडल आएंगे, स्थानीय शासन जैसे ग्राम पंचायत, नगर पालिका, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ये सब आए। और अनुच्छेद 37 कहती है कि यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात अगर इनमें से किसी एक का पालन सरकार द्वारा नहीं होता है या होता है तो आप उसे न्यायालय में लेके नहीं जा सकते, जबकि मौलिक अधिकार को न्यायालय में लेके जाया जा सकता है। यानी कि यह सरकार पर निर्भर है कि यह इसे लागू करती है या नहीं करती है। यानी कि अनुच्छेद 37 है, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। तो 36 और 37 हो गई। पहले 36 में राज्य की परिभाषा और 37 में दिया गया कि यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, यानी यह अवाद योग्य है, यानी कि इस पर न्यायालय में कोई डिस्कशन नहीं हो सकती। उसके बाद अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य द्वारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था, अर्थात राज्य एक इस तरह से व्यवस्था करे कि लोगों को सभी प्रकार के न्याय प्राप्त हो, सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, उसमें किसी भी तरह की भेदभाव नहीं हो। इसी के तहत अनुच्छेद 38 के तहत ही, नीति निर्देशक तत्व के तहत ही योजना आयोग की स्थापना हुई है। योजना आयोग का उद्देश्य ही यही है कि देश के लिए एक ऐसी नीति तैयार करना ताकि लोगों में सामाजिक आर्थिक न्याय मिले। अनुच्छेद 39 है, संसाधन का उचित वितरण, अर्थात समान कार्य सामान्य वेतन, अर्थात समान कार्य समान वेतन, यानी कि पुरुष हो या स्त्री हो, अगर उनके काम सेम है तो उनको वेतन भी उचित मात्रा में दिया जाएगा। संसाधन का उचित वितरण से तात्पर्य है कि सभी लोगों को में बराबर संसाधन का वितरण हो। और इसी के तहत अनुच्छेद 39 के तहत ही न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लाया गया था। अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायत का गठन, और इसी के तहत 1993 में 73वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन के तहत भारत में ग्राम पंचायत और नगर पालिका का गठन किया गया। तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 41 पे आते हैं।
कहता कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता की प्राप्ति। यानी कि यदि कोई वृद्ध व्यक्ति है, विकलांग व्यक्ति है, तो उसके लिए काम प्रोवाइड करना, शिक्षा प्रोवाइड करना, ये सभी सरकार की जिम्मेवारी है। इसी के तहत अनुच्छेद 41 के तहत ही मनरेगा, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना भी शुरू की गई थी। और लोक सहायता अर्थात वृद्धा पेंशन या फिर विकलांगता पेंशन जो भी दिया जा रहा है वो अनुच्छेद 41 के तहत है। अनुच्छेद 42 कहती है कार्य न्याय संगत होनी चाहिए, मानवीय दशा में होनी चाहिए, कि अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसका शोषण नहीं हो। इसी के तहत ही महिलाओं को जो है प्रसूति के समय अवकाश दिया जाता है। उसके बाद अनुच्छेद 43 है निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग, यानी कि अगर कोई कार्य कर रहा है तो सरकार उसकी मजदूरी को एक इस तरह की मजदूरी की व्यवस्था करे कि वह उसका जीवन यापन सुचारू ढंग से चल सके। इसके लिए वो कुटीर उद्योग लगा सकती है सरकार। उसके बाद अनुच्छेद 44 जो कि समान नागरिक संहिता, अर्थात सभी लोगों के लिए कानून समान बनेंगे, चाहे वो किसी भी तरह की कानून हो, वो चाहे गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति वर्ग का हो, सबके लिए एक समान कानून होंगे। अनुच्छेद 45 में कहता है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा की जिम्मेवारी सरकार की है। जैसे आंगनबाड़ी वगैरह में ये उनकी सरकार जो है उनको प्रोवाइड कराती है। तो अनुच्छेद 45 कहता है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था। उसके बाद अनुच्छेद 46 जिसमें कहता है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए शिक्षा, आर्थिक हित और सामाजिक न्याय की व्यवस्था। जो पिछड़े वर्ग हैं, जैसे अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, उनके लिए भी जो शिक्षा की व्यवस्था, आर्थिक हित की व्यवस्था, जो भी सामाजिक चीजें हैं, वो सरकार का कर्तव्य है। अनुच्छेद 47 के तहत राज्य सरकार अपने राज्य में मद्य निषेध करवा सकती है, पोषाहार व्यवस्था करवाएगी और चिकित्सा की भी व्यवस्था करवाएगी। यह भी सरकार का कर्तव्य है। अनुच्छेद 48 है उसके बाद कृषि को बढ़ावा देगी सरकार, पशुपालन का संरक्षण करेगी, उसका भी बढ़ावा देगी। 48 का क है पर्यावरण संरक्षण, जो कि चूंकि पर्यावरण का बहुत ही हमारे जीवन में महत्व है, इसलिए पर्यावरण का संरक्षण करवाना भी ये सरकार का कर्तव्य है। उसके बाद अनुच्छेद 49 जिसमें कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के जितने भी स्मारक हैं या स्थान है उनका संरक्षण करवाना भी जिम्मेवारी है सरकार की। अनुच्छेद 50 कहती है कि कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका जुडिशरी का हस्तक्षेप, यानी दोनों अलग अलग कार्य करेंगे, एक दूसरे में के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उसके बाद अनुच्छेद 51 जिसमें है अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, यानी कि अपने देश के बाहर के देशों से के लिए जो है आपसी अगर कोई विवाद होती है तो उसको आपस में सुलझाने के लिए लोगों में विकसित करना। तो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा व्यवस्था अनुच्छेद 51 के तहत है। तो इस तरह से हम लोग अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक देख चुके हैं, जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत आती है। तो वास्तव में क्या था कि जिस समय भारत आजाद हुआ था उस समय प्रशासनिक या आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि इन सभी चीजों को लागू किया जा सके। खास करके जब देश में सांप्रदायिकता की भावना चल रही थी तो उस समय समान नागरिक संहिता या पशुओं का संरक्षण ये सब नहीं किया जा सकता था। इसीलिए जो संविधान निर्माता थे उन्होंने ऐसा व्यवस्था किया कि जैसे जैसे सरकार सक्षम होती जाएगी वो इन कानूनों को अपने राज्य में लागू कर सकती हैं, और अगर लागू नहीं करती हैं तो यह न्यायालय में इस पर हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में क्या है कि अगले चुनाव में जनता उसका हिसाब कर लेंगी। अब इसके अंतर्गत आते हैं कि कुछ वाद हुई थी, कुछ बातें हुई थी आजादी से अब तक में, जिनमें यह किया गया कि कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट आ रही थी मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य एक ऐसा है जिसमें कहा गया कि मौलिक अधिकार जो है वो नीति निर्देशक तत्व से श्रेष्ठ है। उसमें कहा गया कि मौलिक अधिकार जो है वह नीति निर्देशक तत्व से श्रेष्ठ है। फिर उसके बाद जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, जिसमें कहा गया कि नहीं, नीति निर्देशक तत्व जो है वह मौलिक अधिकार से श्रेष्ठ है, नीति निर्देशक तत्व का ज्यादा वैल्यू है। तो फिर उसके बाद मिनर्वा मिल्स वाद होती है 1980 में,
जिसमें कहा गया कि नहीं, ना तो मौलिक अधिकार श्रेष्ठ है, ना ही नीति निर्देशक तत्व श्रेष्ठ है, दोनों का आपस में संतुलन है। यानी अगर वर्तमान परिस्थिति में देखें तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों अपने अपने कार्य में। अब इस राज्य के नीति निर्देशक तत्व को चूंकि न्यायालय में इसका कोई हिसाब नहीं है, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, तो इसीलिए इस पे कुछ आलोचना भी होती है। तो किन्होंने क्या कहा तो वो देखते हैं। तो केटी शाह ने कहा नीति निर्देशक तत्व के बारे में कि यह एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यानी राज्य जैसे ही सक्षम होती है तो वो लागू करती है, और अगर नहीं भी करती है तो उस पर आम जनता कुछ भी नहीं कर सकती है। तो ये केटी शाह का कहना है कि यह एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। टीटी कृष्णामाचारी जो कि संविधान सभा में थे, इन्होंने कहा कि यह एक भावनाओं का अस्थायी कूड़ा घर है, अर्थात सरकार की मर्जी है कि वो इसे लागू करेगी या नहीं करेगी। केसी वियर ने इसे धार्मिक उपदेश कहा है, और के संथानम ने इसे कहा कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव को जन्म देती है। के संथानम ने इसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव का जन्म कहा है। तो इस तरह से हम लोग राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं इसको हम लोग देख लिए, और इसको एक ही वीडियो में हम लोग सारा कुछ समझ लिए हैं। इसके बाद आप लोग इसके ऑब्जेक्टिव्स को बनाएं तो उम्मीद करेंगे कि आपसे कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। थैंक यू।